हेलो बच्चों, आज नीट सरल में हम लोग ये जानेंगे किसी मॉलिक्यूल में किस तरीके से टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीआई कैसे चेक करते हैं। जैसा कि मैंने एक आपको वीडियो में बता रखा है कि जीआई डबल बॉन्ड, साइक्लिक सिस्टम और क्यूमुलेटेड पॉलीन्स में चेक करते हैं। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको आता है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में चल रहे हैं और उसमें ये हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैलकुलेट करते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पे हम दो केस लेके चलेंगे। फर्स्ट केस ये होगा अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का। अब ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल को देख के कुछ बच्चे जो ऑप्टिकल पढ़ रखे हैं वो क्या सोचते हैं, सर प्लेन ऑफ सिमेट्री की तो बात नहीं कर रहे हो। नहीं बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात नहीं कर रहे। सिमेट्रिकल का मतलब ये हो गया कि किसी मॉलिक्यूल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। समझ में आ रही बात ये। अभी यहां पर हम पॉलीन्स की बात कर रहे हैं। पॉलीन्स का मतलब ये होता है कि डबल बॉन्ड एक से ज्यादा होगा और अनसिमेट्रिकल के लिए जो इसके टर्मिनल यूनिट्स हैं, दैट इज R1 एंड R2, वो सेम नहीं होने चाहिए। अगर वो सेम हो गया तो वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा बच्चों। तो चलिए यहां पर हम देख रहे हैं अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ये 2 to the power n। देखो, फॉर्मूला याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत छोटा फॉर्मूला है, लेकिन इसको तुम याद कर लोगे तो ऑप्टिकल आइसोमर के भी क्वेश्चंस काफी अच्छे तरीके से बन जाएंगे। हालांकि मैं आपको ये बताऊंगा कि ये फॉर्मूला 2 to the power n क्यों है। जैसे 2 to the power अगर n है तो n यहां पर होता है नंबर ऑफ सिस्टम विच कैन शो जीआई। अब सिस्टम की बात की है मैंने, तो आपके दिमाग में आना चाहिए अगर कोई डबल बॉन्ड है तो वो सिस्टम जीआई शो करेगा, तब n की वैल्यू 1 रखेंगे। अगर कोई और डबल बॉन्ड है तो उसको भी +1 करेंगे, और अगर कहीं क्यूमुलेटेड का केस है तो वहां भी देखना होगा और साइक्लिक सिस्टम में भी देखना होगा। तो यहां पर चलिए कुछ एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला जो एग्जांपल अगर है इसमें देखें तो सबसे पहले ये देखो कि मॉलिक्यूल जो है वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो मैं कैसे पहचानूंगा? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके। अगर मैं यहां पर कुछ इस तरीके से करूं तो 2 कार्बन इधर भी है इधर भी है, लेकिन इस साइड अपने को ब्रोमीन मिलेगा और इस साइड अपने को क्लोरीन मिल रहा है। दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि यह मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। एक और एग्जांपल से समझ सकते हो, आईयूपीएसी ने पढ़ा होगा। आईयूपीएसी में हम क्या देखते हैं कि नंबरिंग अगर हम यहां से कार्बन से और इस कार्बन से भी कर ले तो समझ लेना कि वो सिमेट्रिकल है। अगर किसी एक ही साइड से कर रहे हैं तो समझ लेना कि वो अनसिमेट्रिकल है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रोमीन है तो नंबरिंग हमें यहीं से करना होगा और ये 1 2 3 4 होगा। जैसे मैं अगर लिखूं तो ये 1 2 3 4 है। ठीक, अब हमें नेक्स्ट क्या है कि n की वैल्यू क्या होगी। n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू कैसे पता होगी? पहले पकड़ लो उस डबल बॉन्ड को और चेक करो वो जीआई शो कर रहा है कि नहीं। जीआई के लिए क्या था कंडीशन, याद करो कि इस कार्बन पर 2 डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए। क्या यहां पर हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन नहीं है? ये मत देखो ब्रोमीन है कार्बन नहीं, ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। बस ये देखो मैंने क्या बोला, 1 पर एक क्या है हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इस कार्बन पर डिफरेंट वैलेंसी है। क्या सेकंड कार्बन पे डिफरेंट वैलेंसी है तो एक हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन नहीं है। बस इतना ही दिमाग में रखना है अपने को। तो अगर दोनों कार्बन पर डिफरेंट वैलेंसी है इंडिविजुअली तो हम बोल सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड जीआई शो कर रहा है। तो एक सिस्टम ये मिल गया। क्या सेम उसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि यह भी एक सिस्टम है जो जीआई शो करेगा। और अगर दोनों जीआई शो कर रहे हैं तो n की वैल्यू क्या हो गई 2। और जैसा कि हमने पढ़ा है कि अनसिमेट्रिकल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर का फॉर्मूला क्या था, 2 to the power n। तो आंसर विल बी 4। बट ये 4 कौन कौन से बनेंगे सर, ये डाउट आता है। और ये डाउट जब आएगा तो हम इसको सबको बना के देखेंगे कि कैसे 4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तभी जाकर समझ सकते हैं। पहले ये बताओ क्या ये डबल बॉन्ड ऐसा ही रहेगा? नहीं, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 120 डिग्री बनाएगा और ये 120 डिग्री बनाएगा। और जैसा कि हमें पता है कि डबल बॉन्ड है जीआई शो कर रहा है तो इसके 2 फॉर्म होंगे, या तो हम इसे सिस ट्रांस कह सकते हैं, या तो EZ में रहेगा, या तो सिन एंटी में रहेगा। उम्मीद करता हूं आप सबको पता होगा कि किस तरीके से किसके लिए हम लोग सिस ट्रांस, EZ और सिन एंटी करते हैं। तो हम लोग यहां पर EZ मानकर चल रहे हैं। तो अगर कोई डबल बॉन्ड है तो ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, EZ, और ये भी डबल बॉन्ड 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या तो E या तो Z। अभी स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि वह किस फॉर्म में है। तो हम लोग कंडीशन बना के चलते हैं। जैसा कि कंडीशन की अगर मैं बात करूं और मैं आपसे बोलूं कि जो यहां पर जो सिस्टम है ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड की मैं बात करूं, जैसे अगर मैं इसको 1 बोल रहा हूं इसको 3, तो यहां पर लिख दिया 1 और यहां 3। तो फर्स्ट वाला जो डबल बॉन्ड है अगर मैं उसको E रखूं तो क्या 3 को भी E बना सकता हूं?
एक कंडीशन मतलब इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसका ई फॉर्म हो और उस समय इसका भी ई फॉर्म हो। दूसरा क्या कर सकते हैं कि इसका Z हो और इसका भी क्या हो, Z फॉर्म हो। तीसरा क्या कर सकते हैं, इसका E और इसका Z, चौथा इसका Z और इसका E। तो ध्यान से देखो, इस कंपाउंड को हम 4 फॉर्म में देख सकते हैं और यही 4 इसके बनेंगे। अब आपको लग रहा होगा सर क्या बातें कर रहे हो। देखो अगर इस तरीके से सीखोगे तो सिमेट्रिकल के जो फॉर्मूले हैं उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनसिमेट्रिकल का फॉर्मूला काफी आसान है, 2 टू द पावर n करो आंसर आ जाता है, तो आप आराम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 4 कैसे होंगे ये समझो। पहली बार ऐसा बनाओ कि ये ई फॉर्म में है और ये भी ई फॉर्म में है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, जरा ध्यान से देखना बेटा, यहां पर मैंने लिखा क्लोरीन और यहां लिखा ब्रोमीन। चलो आप ये सोचो कि यह इनमें से कौन सा फॉर्म है, जरा चेक करके देखो। क्या यहां पर कार्बन है तो एक हाइड्रोजन ऊपर की ओर आएगा, क्यों हाइड्रोजन ऊपर की ओर आएगा, 120 डिग्री है और मैंने बता रखा है 120 डिग्री में y बनाने की कोशिश करो। यहां पे हाइड्रोजन कहां जाएगा, ऊपर, तो देखो ये क्या हो गया Z, और यहां पर भी हाइड्रोजन नीचे, यहां पर भी हाइड्रोजन नीचे, ये भी हो गया Z। इसका मतलब ये हो गया कि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से इससे बहुत सारे फॉर्म बना सकते हो बेटा। जैसे अगर ध्यान से देखें आप, तो यहां पे हाइड्रोजन कर दिया मैंने इस बार, और यहां पे मैंने क्या कर दिया, क्लोरीन, फिर अगेन यहां पर हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन और यहां कर दिया ब्रोमीन। देखो ये Z फॉर्म आ गया और ये कौन सा फॉर्म आ जाएगा बेटा, यहां पर हाइड्रोजन इधर आ जाएगा तो ये E फॉर्म आ जाएगा। तो Z और E आ रहा है, तो ब्रोमीन का ये क्या था फर्स्ट, तो फर्स्ट वाला आ गया Z, तो मतलब Z और E, तो ये वाला फॉर्म आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसके 4 फॉर्म बना सकते हैं, बट एग्जाम में हमें कम टाइम देकर क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो 2 टू द पावर n का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर देखते हैं। अगर हम देखें इस एग्जांपल की ओर, अगेन क्या ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। देखो CH3 है बेटा यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है, इथाइल। इथाइल के बगल में डबल बॉन्ड है और ये मिथाइल के बगल में डबल बॉन्ड है। इसके टर्मिनल यूनिट्स जो हैं डिफरेंट हो चुकी हैं, इसलिए हम इसे बोलेंगे ये भी अनसिमेट्रिकल है। और अगर ये अनसिमेट्रिकल है तो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड दोनों के दोनों GI शो कर रहे हैं। कैसे चेक करना था बेटा, अगर मैं बोलूं 1 पे क्या क्या है, तो एक हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन नहीं है। सेकंड पे देखो एक हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये सिस्टम GI शो कर रहा है और ये भी शो कर रहा है, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। और टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर की अगर हम बात करें तो इसमें भी 4 हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 करके। ये समझ में आ गया पॉलिन्स का केस। नेक्स्ट आते हैं हम इस एग्जांपल में, जरा ध्यान से देखो, क्या ये डबल बॉन्ड GI शो कर रहा है क्या। पहले ये बताओ सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, जरा चेक करो और सोचो समझो, उसके बाद बताओ मेरे को ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। तो तुम देखोगे यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ब्रोमीन है, क्या कहीं और ब्रोमीन है सिमेट्रिकल के लिए, नहीं। अगर आपको नंबरिंग करनी होगी तो किसी एक साइड से करनी होगी, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने वाला नहीं है, दैट इज वाई ये क्या हो गया बेटा, अनसिमेट्रिकल। ये हो गया अनसिमेट्रिकल। अब सिस्टम चेक करो, कौन कौन सी ऐसी सिस्टम है बेटा जहां पर GI हो सकता है। तो पहले डबल बॉन्ड को पकड़ा, डबल बॉन्ड को पकड़ा तो पता चला एक मिथाइल है और दूसरा यहां पे हाइड्रोजन छुपा हुआ है। उसी तरीके से यहां भी हाइड्रोजन छुपा हो, तो एक सिस्टम तो ये दिख गया और दूसरा सिस्टम sp3 कार्बन में है। अगर मैं इसे 1 बोलूं और इसे 2 बोलूं, क्या था साइक्लिक सिस्टम का, साइक्लिक सिस्टम का था कि any 2 sp3 कार्बन विच हैव 2 डिफरेंट वैलेंसी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं आपको बोलूंगा एक और लेक्चर है जिसमें मैंने ये बता रखा है कि कौन कौन से कंपाउंड GI शो करते हैं, उसको पहले देख लो, उसके बाद इस पर आ जाओ। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इस पे 2 डिफरेंट वैलेंसी, एक हाइड्रोजन ब्रोमीन है, इस पे 2 डिफरेंट वैलेंसी हाइड्रोजन और ये मॉलिक्यूल है, इसका ये वाला पार्ट है, दैट इज वाई ये और ये 2 सिस्टम हो गए, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगेन जो इसका आंसर होने वाला है 2 टू द पावर 2 एंड आंसर विल बी 4। समझ में आ गई बात ये, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर देखते हैं बेटा। अब यहां पर 4 और 5 2 एग्जांपल है, जितने टाइप के एग्जांपल हो सकते थे मैं यहां पे करा रहा हूं। यहां पर देखिए, क्या ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, यहां क्लोरीन यहां ब्रोमीन, ये हो जाएगा अनसिमेट्रिकल, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने वाला नहीं है, उधर क्लोरीन है इधर ब्रोमीन है। अब बताओ क्या ये डबल बॉन्ड GI शो कर रहा है, देखो ध्यान से, इस पे हाइड्रोजन, इस पे क्लोरीन, इस पे हाइड्रोजन, उस पे दूसरा पार्ट, इसका मतलब ये GI शो कर रहा है। सेम उसी तरीके से ये भी GI शो कर रहा है। तो बताइए क्या n की वैल्यू 2 होगी, ना 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 ना, ये 2 नहीं होने वाला है, क्योंकि आप भूल रहे हो कि साइक्लिक सिस्टम में भी GI की बात करते हैं। जरा ध्यान से देखो,
इस कार्बन को 1 2 3 4 5 6, अगर मैं ऐसी तरीके से नंबरिंग कर दूं तो 1 और 3 पर दो ऐसे sp3 कार्बन है जिन पे 2 डिफरेंट वैलेंसी है, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है ही, तो 2 डिफरेंट वैलेंसी होने के कारण इसके अबाउट भी GI पॉसिबल होगा। मतलब n की वैल्यू यहां पर 3 हो जाएगी, और अगर 3 हो जाएगी तो टोटल नंबर ऑफ जो GI होगा वो 2 to the power 3 होगा, आंसर विल बी 8। तो चलो इसको पहले देखो 5, पहले ये खुद से सोचो, उसके बाद यहां से सॉल्यूशन देख लेना, ठीक। चलो तो मैं बताता हूं पहले कि इसमें ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। तो मुझे तो दिख रहा है कि ऊपर क्लोरीन है, नीचे ब्रोमीन है, अगर मैं डिवाइड करूं तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होने वाला है, तो मैं लिख दूंगा कि भाई ये अनसिमेट्रिकल है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एन। जरा बताओ क्या ये डबल बॉन्ड GI शो करेगा? आपके दिमाग में आएगा नहीं भाई, साइक्लिक सिस्टम में डबल बॉन्ड है, और अगर साइक्लिक सिस्टम में डबल बॉन्ड है इसका मतलब रिंग में टोटल एटम जो होने चाहिए थे वो 8 होने चाहिए थे, और अगर 8 होता तभी वो GI शो कर सकता था। मतलब ये डबल बॉन्ड GI शो नहीं करने वाला है। दूसरा क्या कॉन्सेप्ट था? दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि कोई भी दो sp3 कार्बन पर डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए। जरा ध्यान से देखिए, इस पे एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा ब्रोमीन है। मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के अलोंग हम GI की बात कर सकते हैं, तो n की वैल्यू सिर्फ 1 रहेगी यहां पे। तो इसके दो ही फॉर्म पॉसिबल होंगे बेटा, सिस और ट्रांस। क्या समझ में आ गई बात बेटा? ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का केस लेकर। अनसिमेट्रिकल हो गया। अनसिमेट्रिकल में क्या देखा? पहले पहचानो कि वो अनसिमेट्रिकल है, उसके बाद सिमेट्रिकल में चेक करेंगे। तो सिमेट्रिकल का वही है कि टर्मिनल एंड्स पॉलीन्स में सेम हो जाएंगे या 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। अब इसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power p-1, जहां पे आपको पता है n क्या है। n एक ऐसा सिस्टम है जो GI शो कर रहा है। लेकिन सर ये P क्या होता है? ये P नहीं समझ में आ रहा है। तो बेटा P की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी कि n जो है वो इवन है या ऑड है। अगर n इवन है तो P इज इक्वल टू n/2 हो जाएगा, और अगर n ऑड है तो P इज इक्वल टू n+1/2 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है फॉर्मूला कैसे रटें। मैं भी मानता हूं कि फॉर्मूला बहुत सारे होते हैं, फिजिक्स में है, फिजिकल केमिस्ट्री में है, तो कैसे इतने फॉर्मूले को देखें। देखो अगर थोड़ा बहुत हिंट करना तो मैं बता दे रहा हूं, अदरवाइज बिना फॉर्मूले के भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर इवन है तभी तो P की वैल्यू n/2 होगी। अगर इसमें n+1/2 कर दिया तो डेसिमल में आएगा, और डेसिमल में हम GI की बात नहीं करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, सर P n/2 किस में रहेगा? भाई सिंपल सा है, इवन है तो n/2 कर दे, ऑड है तो उसमें +1 करना पड़ेगा, तभी जाके वो डिविजिबल होगा 2 से। आई बात समझ में बेटा? तो हम फॉर्मूले से भी देखेंगे और इसका दूसरा तरीका भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को जरा देखो, क्या यहां पर C डबल बॉन्ड C, इधर C डबल बॉन्ड C, इसके इधर क्लोरीन, इसके इधर क्लोरीन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं, या यूं कह सकते हैं इसके टर्मिनल यूनिट्स सेम है। चल एक कॉन्सेप्ट सोच, पहले बता मेरे को कि IUPAC जो है वो लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे या राइट से करेंगे? क्या मैंने जो नंबरिंग किया है ये सही है, या जो नीचे वाला नंबरिंग किया है वो सही है? तो तुमने अगर IUPAC पढ़ रखा है बेटा तो तुम्हारे दिमाग में आएगा सर ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इधर भी क्लोरीन इधर भी क्लोरीन, डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम है, आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। दिमाग में चल रहा है ना सर IUPAC क्यों लपेट रहे हो यहाँ पे? बताऊंगा थोड़ी देर में। चलो पहले ये बताओ, क्या ये डबल बॉन्ड GI शो कर रहा है और ये भी GI शो कर रहा है? तो n की वैल्यू 2 हो गई, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी? n/2, इसका मतलब 1। अब फॉर्मूला पुट करो, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू 2 to the power n-1 मतलब 2 - 1 प्लस 2 to the power p-1 0, तो आंसर हो जाएगा 2 का पावर 1, यहां 1 दैट इज 3। मतलब इसके 3 फॉर्म ही बनेंगे। वहां पे क्या देखा था कि अगर अनसिमेट्रिकल था तो 4 बन रहे थे, और सिमेट्रिकल में 3 ही क्यों बनेंगे भाई? ऐसा क्यों? जरा देखो ध्यान से। अगर मैं बोलूं बेटा 1 2 3, मतलब कि अगर देखें 1 और 3 पर डबल बॉन्ड है। अब 1 तो इधर से बोल या इधर से बोल, बात तो एक ही है बेटा। अब मेरे को बता 1 पे जो डबल बॉन्ड है, जैसा कि मैंने बताया डबल बॉन्ड 3 फॉर्म, या तो EZ या तो सिन-NT या तो सिस ट्रांस, कुछ भी कह लो। मान लो मैं सिस ट्रांस बोल रहा हूं, तो अगर 1 वाला डबल बॉन्ड एक्चुअल फॉर्म में इसके एक्चुअल फॉर्म में बेटा अगर ये सिस रहा, एक मिनट मैं सिस को क्या करता हूं ना बेटा C से इंडिकेट कर देता हूं, ठीक।
और 3 पर भी सिस रहा तो क्या ये एक कंपाउंड बन जाएगा? कंपाउंड ए मैं बोल सकता हूं इसी, ये एक्चुअल फॉर्म थोड़ी ना है, इसका एक्चुअल फॉर्म बनाओ तो एक कंपाउंड हम ऐसा बना सकते हैं कि 1 और 3 पर दोनों पे सिस सिस बना दें, कि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड कर दें, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड कर दें और ये सिस सिस बन जाएगा। दूसरे तरीके से क्या बना सकते हैं कि सर इसको भी ट्रांस कर दो और इसको भी ट्रांस कर दो। तीसरा क्या सोच सकते हैं बेटा? तीसरा कंपाउंड क्या सोच सकते हैं कि सर एक को सिस करो, दूसरा को ट्रांस कर दो। और चौथा क्या सोच सकते हैं कि सर एक को ट्रांस कर दो और एक को सिस कर दो। तो यहां से देख के ऐसा लगता है कि सर आंसर विल बी 4, लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आंसर विल बी 3। तो सर इन दोनों में से सही कौन सा है? बेटा ये सिमेट्रिकल है, समझना ध्यान से। ये दोनों सिस सिस हो गए बेटा, ये दोनों ट्रांस ट्रांस हो गए। अब बताओ फर्स्ट वाला ये है या ये है? तो आपको पता चलेगा ये फर्स्ट वाला थर्ड भी था, यही थर्ड वाला फर्स्ट भी था। ध्यान से देखो जरा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल था तो तुम 1 को सिस बोलो या 3 को सिस बोलो, बात एक ही है। मतलब सिस ट्रांस या ट्रांसिन्स दोनों सेम है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो इन दोनों में सिर्फ एक ही कंसीडर करेंगे। ध्यान से सुनो, जब भी सिमेट्रिकल का केस आएगा तुम सिस ट्रांस बोलो या ट्रांसिस बोलो, बात तो एक ही है। क्योंकि जब इसको तुम सिस बना रहे हो और ये ट्रांस होगा, या इसको ट्रांस सिस बना रहे हो इसको ट्रांस बोलोगे, तो सिमेट्रिकल में सेम कंडीशन आएगी। अब बात आती है सर अनसिमेट्रिकल में ऐसा क्या था? देखो अनसिमेट्रिकल में क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ रहा था, तो हम उस समय नंबरिंग जब कर रहे थे किसी एक साइड से कर रहे थे, ऐसा नहीं कि ये भी वाला 1 है और ये भी वाला 1 हो सकता है। समझ में आई बात बेटा? तो सिमेट्रिकल में वो दोनों रिपीट हो जाते हैं, दोनों आइडेंटिकल हो जाते हैं, इसलिए उन दोनों में कोई एक ही कंसीडर करना होता है। दैट इज द आंसर विल बी 4 नहीं होगा, 3 ही होगा। फॉर्मूला से समझ में आ गया? चलिए, और इससे भी समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जरा देखिए इसको। ये डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है। अगर देखें तो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है क्योंकि इसका टर्मिनल यूनिट सेम है, और साथ ही साथ CH3 के बाद डबल बॉन्ड ये भी सेम है और ये भी दोनों के लिए सेम है। यहां पर अगर देखें तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 3, और अगर n की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 3 + 1/2 हो जाएगा, इसका मतलब 2 हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या हो जाएंगे? 2 to the power 3। एक मिनट, हाँ, जैसा कि हमें पता है कि फॉर्मूला के लिए क्या हम लोगों ने किया था कि 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n p-1, दोनों चीजें हमने रखी थी, और उसको हम लोग पुट यहां पर भी करेंगे। तो यहां पे हो जाएगा 3-1 प्लस 2 to the power p-1। तो अगर देखा जाए तो यहां पे 2 हो जाएगा, और p की वैल्यू क्या है? 2-1। तो यहां पर 4 + 2 = 6। यही अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में आंसर 8 आया था। तो मैं यहां पर क्या चाह रहा था कि बिना फॉर्मूले के बताएं, और बिना फॉर्मूले के कैसे होगा जरा देखो। पहले बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या ये IUPAC सही है? या 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सही है? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, दोनों साइड से सही है। और अगर दोनों साइड से सही है तो GI कहां कहां हो सकता है? 2 पर हो सकता है, 4 पर हो सकता है और 6 पे हो सकता है। यही तो हो सकता है बेटा। तो पहली कंडीशन क्या? सर एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे जिसमें क्या क्या हो सकता है? सारे के सारे सिस हो जाएं। सर एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे कि यहां पर ट्रांस और यहां ट्रांस कर दें। एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे कि उसके बाद हम यहां पर ट्रांस और यहां पर भी ट्रांस और यहां पर भी ट्रांस कर दें। इसी तरीके से आपको सोच के इसके 6 बनाने हैं। समझ में आई बात? सारे सिस कर सकते हैं, एक को 2 को ट्रांस कर सकते हैं, फिर इसको 1 को कर सकते हैं, और इसी तरीके से जब आगे बढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा कि टोटल इसके भी कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर पे। अगेन इसको देखो बेटा, ये भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, बट ये डबल बॉन्ड GI शो नहीं कर रहा है, ये डबल बॉन्ड GI शो कर रहा है, ये डबल बॉन्ड GI शो कर रहा है, और ये डबल बॉन्ड GI शो नहीं कर रहा है। तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? n/2। और अगर n/2 हो जाएगी तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हो। आई बात समझ में? इसमें भी कैसे सकते हैं बेटा? सिस हो सकता है, ट्रांस ट्रांस हो सकता है, और सिस ट्रांस हो सकता है। अगर आप बोलोगे ट्रांसिस तो बेटा यहां से देखो या यहां से देखो, बात एक ही होगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक ऐसे क्वेश्चन में जहां पे फॉर्मूला नहीं लगता है। जैसे अगर मैं आपको यहां बोलूं, यहां पर अगर मैं आपको बोलूं तो यहां पर 1, ये 2, ये 3, बेटा डबल बॉन्ड तो नहीं है।
डबल बॉन्ड तो यहाँ है नहीं, तो जीआई की बात होगी कि नहीं होगी? होगी। ये साइक्लिक सिस्टम में होगी, और साइक्लिक सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था? कोई भी दो sp3 कार्बन जहां डिफरेंट वैलेंसी हो। जैसे अगर देखें फर्स्ट कार्बन पे एक हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन है, सेकंड पे हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन है, थर्ड पे भी हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन है। तो देखा जाए तो 1,2 में भी जीआई पॉसिबल है, 1,3 में भी पॉसिबल है, 2,3 में भी पॉसिबल है, और जहां ऐसे कॉमन पॉइंट आ जाते हैं वहां फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। तो सर क्या करें? तो आपको जानना पड़ेगा कि एक्चुअली ये कौन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, और अगर आपको नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में बेटा? तो चलिए यहां देखते हैं 1,2, 1,3, 2,3 में हमने देख लिया कि जीआई तो पॉसिबल है, लेकिन हमें क्या पता है कि भाई इसके एक्चुअल फॉर्म को देखना है। और आप सबको पता है कि यहां पर हर कार्बन sp3 कार्बन है, और sp3 कार्बन में एक वेज और एक डैश आता है, जहां पर वेज जो होता है ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है, एंड जो डैश होता है बेटा वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है। तो एग्जाम्पल के लिए, ऐसा होता नहीं है, मैं बता रहा हूं, ऐसा मान लो कि मैं जो इस तरीके से इंडिकेट कर रहा हूं ना बेटा, ये ऊपर वाला पार्ट को वेज मान लो, मतलब ये टुवर्ड्स है, और नीचे वाले को डैश मान लो। हालांकि इंडिकेट ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम में इतने फास्ट सॉल्व करना होगा, तो मैं बोल रहा हूं क्या, ऊपर वाले को वेज मान लो, नीचे वाले को डैश मान लो। तो एक कंडीशन क्या हो सकता है कि सारे ब्रोमीन को वेज पे रख दिया। ध्यान से देखो, सारा गेम एरियल डिस्टेंस का है बेटा, मैंने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ाया था, ध्यान से देखना। सारा गेम एरियल डिस्टेंस का है, सारे ब्रोमीन को ऊपर रख दिया तो एक डिस्टेंस राइज हुआ। तो एक बच्चा ये भी बोलेगा सारे ब्रोमीन को नीचे रख दो। बताओ क्या सारे ब्रोमीन को ऊपर और सारे ब्रोमीन को नीचे रखने से एरियल डिस्टेंस में कुछ भी डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। और अगर नहीं आएगा, इसका मतलब यह हुआ कि ब्रोमीन सारे ऊपर रखें या नीचे रखें, बात तो एक ही है, किसी ने नीचे से देख लिया, किसी से ऊपर से देख लिया। आया समझ में? अब आते हैं यहां पे, अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, तो यहां पे ब्रोमीन हाइड्रोजन ऊपर की साइड, ब्रोमीन हाइड्रोजन, यहां पे भी ऊपर है ब्रोमीन, लेकिन यहां पर एक में ब्रोमीन को नीचे और हाइड्रोजन को ऊपर कर दिया। क्या एरियल डिस्टेंस में डिफरेंस आएगा? हाँ, क्योंकि यहां पर तीनों ब्रोमीन सेम साइड से, यहां पे 2 ब्रोमीन ऊपर हैं और 1 ब्रोमीन नीचे है, तो एरियल डिस्टेंस में डिफरेंस आएगा। तो ये भी एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर का पार्ट हो गया। ठीक, अब आते हैं थर्ड। अब एक बच्चे के दिमाग में क्या आएगा, सर इस बार क्या करते हैं, एक ब्रोमीन को ऊपर कर देते हैं और बाकी ब्रोमीन को नीचे कर देते हैं। चलो बताओ जल्दी से, क्या ये दोनों आइडेंटिकल होंगे या अलग अलग होंगे? जरा ध्यान से देखो, क्या ये आइडेंटिकल होंगे या अलग अलग होंगे? तो आपको समझ में आ रहा होगा, सर 2 ब्रोमीन ऊपर था, 1 ब्रोमीन नीचे था। यहां पर भी तो वही है कि 2 ब्रोमीन नीचे, 1 ऊपर, मतलब अगर कोई टॉप साइड से देखेगा तो उसको 2 ब्रोमीन यहां अपनी तरफ दिखेंगी, और अगर यहां से कोई देखेगा तो उसको 2 ब्रोमीन ऊपर अपनी ओर दिखेगी। मतलब एरियल डिस्टेंस तो सेम है, तो हमें इसे कंसीडर नहीं करना होगा, एंड आंसर विल बी 2। आई बात समझ में बेटा? अब आते हैं नेक्स्ट में अगर देखें तो ये आपका HW है, आप खुद से ट्राई करोगे। इसमें मैंने क्यूमुलेटेड पॉलिन्स का कॉन्सेप्ट लगा रखा है, तो आपको चेक करना पड़ेगा N की वैल्यू क्या है। अगर आपको आंसर पता है तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। क्या समझ में आई बात? और साथ ही साथ आपके सामने एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको भी दिमाग लगाएंगे बेटा। यहां पर ब्रोमीन, यहां क्लोरीन, और यहां पर भी मैंने ब्रोमीन लगा दिया। इसके भी टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको पता करने हैं। क्या समझ में आ गई बात बच्चों? तो ये लेक्चर अगर आपको सही लगे और ऐसे लेक्चर्स और भी चाहिए तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो काफी सरल भाषा में समझाई जाती है।